पहले 3 चैप्टर्स के एमसीक्यूज हल कर लेते हैं। इसी तरह हमने ना पढ़ते जाते हैं ना, इसी तरह हमने ना जैसे अब हमारा चौथा चैप्टर हो चुका है, 5वां मैंने शेयर करना था फिर नहीं किया, कर दूंगा ताकि कल के लिए आपका वही काम होगा। तो स्टार्ट तो हमने आज चैप्टर नंबर 6 करना था, लेकिन ये पहले इसको खत्म कर दें ताकि फिर 4, 5, 6 और एंड पे 7, 8, 9 पढ़ के ना तो फिर 4 चैप्टर्स का कर लेंगे। समझ के करोगे ना तो मेरे ख्याल में क्लियर है। अगर आपने हल किया तो उसका सोल्यूशन मैच करते जाओ, नहीं हल किया तो साथ साथ फिर सिर्फ क्वेश्चन मार्क को टिक नहीं करना बल्कि समझना भी है। लिखा हुआ है क्रेडिट सेल्स 15,000 है और 3,000 रिटर्न हो गई है। कहता है सेल डे बुक में कितना आएगा, 15,000 या 12,000? 15,000, क्योंकि हर बुक का अपनी अपनी बुक में टोटल जाता होता है, नेट नहीं होता। 15,000 एक्सपेंसेस पेड बाय बिजनेस डिक्रीज, एक्सपेंसेस पेड बाय बिजनेस, हमारा बिजनेस ने एक्सपेंसेस पे किए तो एंट्री पास करते होते हैं एक्सपेंसेस डेबिट कैश क्रेडिट। अच्छा ये बात आपने ना ध्यान में रखनी है कि जब भी किसी जगह फंसने लगो ना उसकी एंट्री पास कर, कुछ ना कुछ रास्ता निकल आएगा। देखिए वो कहता है क्या डिक्रीज होगा, एक तो कैश डिक्रीज होगा और दूसरा कैपिटल भी डिक्रीज होगा। भला क्यों? क्योंकि एक्सपेंस ने जाकर अल्टीमेटली कैपिटल में से माइनस होना है, तो नेट प्रॉफिट में होता है, तो अल्टीमेटली किसमें, तो इसमें बोथ ऑफ दीज, डी ऑप्शन होगा। कैपिटल ऑफ अ बिजनेस वुड चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ, कैपिटल ऑफ अ बिजनेस वुड चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ। फिर वही मैं बात करूंगा, आपने एंट्री सोचनी है। कैपिटल कैसे चेंज होता है? ड्राइंग से चेंज होता है, इनकम और एक्सपेंस से चेंज होता है। ड्राइंग से चेंज होता है, इनकम और एक्सपेंस से चेंज होता है। लिखा हुआ है सप्लायर पेड बाय चेक, एंट्री बनाओ सप्लायर पेड बाय चेक, सप्लायर टू बैंक, क्या कैपिटल चेंज हो रहा है? सप्लायर हमारी लायबिलिटी, बैंक हमारा एसेट, तो इससे हमारा कैपिटल चेंज नहीं होगा। नॉन करंट एसेट परचेज्ड ऑन कैश, एंट्री बनाओ नॉन करंट एसेट परचेज्ड ऑन कैश, नॉन करंट एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट, दोनों ही एसेट है, एक एसेट कम हो रहा है एक ज्यादा हो रहा है, नो चेंज इन कैपिटल। नॉन करंट एसेट परचेज्ड ऑन क्रेडिट, नॉन करंट एसेट डेबिट, पेबल क्रेडिट, इसमें भी कोई फर्क। वेजेस पेड इन कैश, वेजेस टू कैश, कैश से तो कैपिटल में फर्क नहीं आएगा, बट वेजेस क्योंकि एक्सपेंस है वो हमारे कैपिटल को कम कर दे। तो कौन सा आंसर आ गया इसका? डेल्टा। Which of the following is correct? Bookkeeping is broader term than accounting. Accounting is recording, classification and summarizing the information of financial nature and interpretation of their, ये accounting की definition है, ये आंसर। ऊपर जो लिखा हुआ है accounting is broader term than bookkeeping. Life of the dustbin is more than 1 year. It will be charged to profit and loss account. Which accounting concept verify? Materiality. अब मैं इसको बता भी देता हूं थोड़ा सा, मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट कहां पर अप्लाई होता है। वैसे इसकी ओरिजिनल डेफिनेशन ये है कि अगर किसी गलती से या मिस स्टेटमेंट से यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डिसीजन चेंज हो जाए, यूजर कौन होते हैं? इन्वेस्टर, डेटर, क्रेडिटर्स, वो सारे यूजर्स का डिसीजन अफेक्ट हो, वो चीज मटेरियल होती है। और जैसे यूजर्स का डिसीजन में कोई फर्क ना पड़े, वो चीज होती है इमटेरियल। अब वो कहता है कि ऐसी कोई मिस स्टेटमेंट जैसे डस्टबिन, स्केल, कैलकुलेटर, स्टैपलर, इन सब की लाइफ मोर देन 1 ईयर है, लेकिन हम इसको एक्सपेंस में लिखते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी प्रेजेंटेशन के गलत करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा और ये चीज इतनी कोई मटेरियल भी नहीं होती। कौन सी चीजें बताई? कैलकुलेटर, स्टैपलर, डस्टबिन इसमें लिखा हुआ है, या ये जो पेपर कटर होता है, स्टेशनरी की कोई एलिमेंट। अगर इसको, हालांकि लिखना तो नॉन करंट एसेट में चाहिए, हम उसको उसकी बजाय किस में लिख देते हैं? इसके पीछे कौन सा कॉन्सेप्ट है? मटेरियलिटी।
तो अगर आपसे इस तरह का सवाल आ जाए कि इनकी लाइफ ज्यादा होने के बावजूद भी इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं, तो क्यों? तो मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि जिससे यूजर्स के डिसीजन पे फर्क ना पड़े वो आप जहां मर्जी लिख दो। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसके बारे में तो हमने बड़ी डिटेल में पढ़ा। इसके अलावा भी पहली बात, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉलो द सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल मेथड प्रैक्टिसेस प्रोसीजर फ्रॉम वन अकाउंटिंग पीरियड टू द, ये कंसिस्टेंसी की डेफिनेशन है कि जो इस साल चीजें अप्लाई की है ना, मेथड फार्मूले, वही अगले साल अप्लाई करो। या हमने देखा था कि सारी इन्वेंट्री पर या तो पीरियोडिक में रखो या परपेचुअल में रखो। ये नहीं कि अगर ये एक लाहौर में पड़ा है दूसरा कराची में पड़ा है तो आप दोनों का अलग अलग कर सकते हो, नहीं। हाँ, दो डिफरेंट इन्वेंट्रीज हैं, उनके ऊपर आप अलग अलग मेथड अप्लाई कर सकते हो। चेंज परमिटेड ओनली व्हेन IFRS रिक्वायर्ड, ये चीज गलत है। ओनली का लफ्ज नहीं है, IFRS से भी चेंज हो सकता है या व्हेन प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिकम मोर रिलायबल। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट का मतलब है जो कुछ आपने इस साल जिस तरीके से मतलब FIFO मेथड अप्लाई किया, अगले साल भी FIFO रखेंगे। चेंज करने की जरूरत कब है? जब स्टैंडर्ड ओके, ये बात। और दूसरा, जब चेंज से प्रेजेंटेशन बेहतर हो जाए तो भी चेंज अप्लाई कर सकते हो। तो यहां जो लफ्ज ओनली है ये ठीक नहीं है। हाँ, लिखा ना चेंजेस परमिटेड व्हेन IFRS रिक्वायर्ड, फिर ठीक था। तो इसका सिर्फ ओनली ए इज करेक्ट। IFRS स्टैंड फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड या इंटरनेशनल फाइनेंशियल एंड रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड? एंड नहीं है जी। अब वो ये तो मैंने ना खुद MCQs बनाए हुए हैं, ये कौन सा ICAP के MCQ, कुछ ICAP के हैं, ये तो खुद से डिजाइन किए हुए हैं। IFRS इशूड बाय, कौन इशू करता है? IFRS, IASB। डेबिट साइड ऑफ थर्ड कॉलम इन कैश बुक रिप्रेजेंट डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, ट्रेड डिस्काउंट या नन ऑफ दीज? डेबिट साइड डिस्काउंट अलाउड। IASB स्टैंड फॉर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ये इम्प्रेस सिस्टम की डेफिनेशन लिखी हुई है। क्रेडिट नोट इश्यू हो तो क्या होता है? से रिटर्न। अफेक्ट ऑफ से रिटर्न इन पोस्टिंग रूल्स, ये जवाब लिखा हुआ है इसका, ठीक है ना। इसका पेपर में तो आप इस तरह से नहीं होगा। रेवेन्यू अकाउंट इज पोस्टिंग रूल्स, ये रेवेन्यू का लिखा हुआ है। रेवेन्यू मतलब सेल्स। रेवेन्यू की डेफिनेशन अब ये देख लें, एक इनकम की डेफिनेशन, एक रेवेन्यू की डेफिनेशन। ये पता है ना, जो रेवेन्यू होता है ना वो इनकम क्या होता है, पहले इनकम देखते हैं। इनकम से इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन लायबिलिटी, रिजल्ट चेंज इन, ये इंक्रीज इन इक्विटी, अदर देन कंट्रीब्यूशन बाय द इक्विटी पार्टिसिपेंट, ये है इनकम की डेफिनेशन। फिर इनकम के बाद आती है रेवेन्यू और अदर इनकम की डेफिनेशन। रेवेन्यू किसे कहते हैं? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटी से जो है, मतलब जिस चीज का आपका बिजनेस है, अगर उस चीज को सेल परचेज करके इनकम आई है तो उसे बोलेंगे रेवेन्यू। इसके अलावा अदर इनकम। इनकम की डेफिनेशन और है, रेवेन्यू की डेफिनेशन और। तो रेवेन्यू इट इज इनकम अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड फी प्रोवाइडेड सर्विस, ये उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। नेट वर्किंग कैपिटल, याद रखें, मैंने आपको ना बता देता हूं, ये सारी जिंदगी आपकी चीजें काम आएंगी। नेट वर्किंग कैपिटल देख लें क्या होता है। नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है? बट करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। एक लफ्ज होगा कैपिटल इंप्लॉयड, क्या होता है? एक तो हो गया ना वर्किंग कैपिटल, जब आप वर्किंग, लफ्ज ही वर्किंग से स्टार्ट हो रहा है। वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट्स माइनस करंट, सारे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को वर्किंग कैपिटल कहते हैं।
उनको माइनस कर दो तो नेट वर्किंग कैपिटल। क्या बताया मैंने, सारे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को वर्किंग कैपिटल कहते हैं, उनको नेट कर दो, माइनस कर दो तो नेट वर्किंग कैपिटल। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड होता है सारा सरमाया जो आपके बिजनेस पे लगा हुआ है। वो कौन सा होता है, कैपिटल प्लस नॉन करंट लॉन्ग टर्म लोन, ऐसे लिख लो, या कैपिटल प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, कैपिटल प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, उसे बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। अब वैसे तो आई क्या मेरा नहीं ख्याल कि इसमें आपको तंग करे, लेकिन इसका एक और फार्मूला भी बनता है, किसी के दिमाग में आया है, कैपिटल एम्प्लॉयड का एक और फार्मूला भी है, कोई इसको मान सकता है, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। क्या ये बात सही लिखी हुई है, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, क्या ये ठीक है? ऊपर है कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म डेट। अब मुझे बताएं अकाउंटिंग इक्वेशन किसके बराबर होती है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, और लायबिलिटी को लिख दूं नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। कोई इतराज तो नहीं है, करंट लायबिलिटी को जाकर माइनस करें, एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी बराबर क्या बच गया, कैपिटल प्लस नॉन करंट, तो ये चीज कैपिटल एम्प्लॉयड है और ये किसके बराबर है, एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड बेसिकली होता है कैपिटल भी और जो आपने लोन लिया हुआ है वो भी, और अगर टोटल एसेट्स में से करंट लायबिलिटी, ये तो अकाउंटिंग इक्वेशन की मूवमेंट है। अच्छा, एक होता है शेयर कैपिटल, वो ओरिजिनल कैपिटल होता है जिसे हम कैपिटल कहते हैं, कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स। एक होता है शेयर कैपिटल या कैपिटल या इक्विटी, जो मर्जी कह लो इसको। वो क्या होता है, कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स, और नेट प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स को वो एक नाम लिख देता है रिजर्व, रिजर्व या रिटेन्ड अर्निंग। कैपिटल प्लस रिटेन अर्निंग लिख देगा तो वो भी शेयर कैपिटल या ओरिजिनल कैपिटल हो। हाँ जी जनाब, ये मैंने आपको बता दिया वर्किंग कैपिटल क्या होता है। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, और नेट वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट्स माइनस करंट। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल प्लस नॉन करंट लायबिलिटी कह दो आप। चलें जी, तो उसने पूछा नेट वर्किंग कैपिटल, तो करंट एसेट्स माइनस ट्रायल बैलेंस की डेफिनेशन आ जाती है जनाब पेपर में किस तरह से कि विच वन इज ट्रू। तो ट्रायल बैलेंस की डेफिनेशन में क्या है, पहली बात ये लिस्ट ऑफ अकाउंट्स, और दूसरा इंटरनल चेक फॉर इट टू कॉलम डेबिट साइड, सारी वही डेफिनेशन लिखी हुई है। और क्या चेक करता है, देयर इज नो मैथमेटिकल। डेटर्स लेजर इज आल्सो नोन एज सेल्स लेजर, रिसीवेबल लेजर, बोथ, दोनों कहते हैं, क्योंकि डेटर्स लेजर रिसीवेबल भी होता है और सेल्स लेजर भी होता है। विच एलिमेंट हैज क्लोजिंग एंट्री, ए बी या सी, क्लोजिंग एंट्री, क्योंकि इनकम एक्सपेंस और ड्राइंग्स की क्लोजिंग एंट्री होती है, एसेट लायबिलिटी का बैलेंस होता है। Which statement is correct about voucher? Voucher is an internal document which is prepared as a proof that monetary transaction has occurred between two parties. ये तो बात बिल्कुल ठीक है। Every transaction is recorded on relevant voucher as input to accounting system which produce ledgers, trail, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो both are, तो आंसर आपका सी है। Which voucher falls cash transaction and non-cash transaction? Only cash transaction, only non-cash transaction,
बोथ ओनली फॉर पेटी कैश। कहता है वेदर वाउचर फॉर कैश ट्रांजैक्शन एंड नॉन कैश दोनों के लिए होते हैं, कैश ट्रांजैक्शन के लिए भी होते हैं। अच्छा वैसे कैश ट्रांजैक्शन के लिए कौन से वाउचर होते हैं? रिसीट वाउचर, पेमेंट वाउचर, और नॉन कैश के लिए जर्नल वाउचर। इन रेवेन्यू अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट किसे बोलते हो? सेल का अकाउंट। डिस्काउंट अकाउंट अपेयर्स, रेवेन्यू अकाउंट में क्या डिस्काउंट अपेयर हो सकता है? किस साइड पर? रेवेन्यू अकाउंट में डिस्काउंट किस साइड पर अपेयर हो सकता है? डिस्काउंट अलाउड है, रेवेन्यू अकाउंट है ना, तो डिस्काउंट अलाउ होगा डेबिट साइड पर। देखो एंट्री पास कर लो, जब हमें कैश मिलता है डिस्काउंट अलाउड डेबिट होता है ना, या इसकी जगह हम रेवेन्यू भी लिख सकते हैं, डेबिट साइड इन द रेवेन्यू अकाउंट। इट मे बी डायरेक्टली डिडक्टेड एज से रिटर्न, ये ज्यादा बेस्ट है। सेल से डायरेक्टली डिडक्ट कर देते हैं या उसको डेबिट कर देते हैं, दोनों केसेस ठीक है। तो इसमें ज्यादा बेस्ट है इट मे बी डायरेक्टली डिडक्टेड एज अ से रिटर्न। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लेजर ऑन क्रेडिट साइड परटेन, दोबारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लेजर ऑन क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड पर क्लोजिंग बैलेंस है तो वो या तो एसेट का होगा या एक्सपेंस का होगा, क्योंकि क्रेडिट साइड पर बैलेंस तो डेबिट ही होगा ना। नॉन करंट एसेट का हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। कैश अकाउंट का हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। बोथ ए एंड बी, सी आंसर है। देखें नॉन करंट एसेट्स कौन से हैं? एसेट, एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, दोनों ही एसेट है ना। और जब हम क्लोज करेंगे तो इनका जो कैरी डाउन आएगा ना क्रेडिट साइड पर होगा। डेबिट बैलेंस का कैरी डाउन क्रेडिट साइड पर होता है और क्रेडिट का तो लिखा हुआ है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लेजर ऑन क्रेडिट साइड परटेन टू सैलरी एक्सपेंस फॉर द ईयर इज रिकॉर्डेड इन सैलरीज अकाउंट, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड पर? सैलरी अकाउंट में सैलरी एक्सपेंस किस साइड पर लिखा होता है? डेबिट साइड पर, क्योंकि सैलरी डेबिट और कैश क्रेडिट। विच ऑप्शन इज करेक्ट? There is a separate account for each asset, expense, liability and capital. There is a separate account for each type of transaction. बिल्कुल ये लिखा हुआ है as it is, वो लाइन है। हर ट्रांजैक्शन का सेपरेट अकाउंट होता है और हर each type of transaction. Both of these. An IT company sold its old car on credit. किस बुक में आएगी? सेल डे बुक में या जर्नल में? जर्नल। सेल अकाउंट विल बी फाउंड इन सेल्स लेजर, रिसीवेबल लेजर, जर्नल लेजर, परचेज लेजर। ये जान लेने वाली बात है, क्योंकि दिल किधर कर रहा है? सेल्स लेजर, और सेल लेजर रिसीवेबल लेजर को कहते हैं। और वैसे भी टोटल 4 ही तो बातें हैं, रिसीवेबल लेजर, पेएबल लेजर, बाकी सारा कुछ जर्नल लेजर, और एक कैश बुक है। इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस, कि पेपर में पता नहीं क्या हो जाता है, कुछ समझ नहीं आती, बस जो सामने आता वही लिख कर आते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? नेट प्रॉफिट बराबर होता है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंस, ऑलमोस्ट ये ठीक है। नेट प्रॉफिट माइनस एक्सपेंस बराबर होता है, ये तो गलत है। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंस इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल, ये ठीक है क्या? नहीं, और नन ऑफ दिस, तो ये ज्यादा बेहतर। ग्रॉस प्रॉफिट जब आता है उसमें से हम अदर एक्सपेंस माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? नेट प्रॉफिट। ऐसे ही हेर फेर के हमारा वो नॉलेज चेक करते हैं। विच बेस्ट डिस्क्राइब द कैपिटल ऑफ बिजनेस? आइटम्स विच द बिजनेस ओन्स, पहला आइटम्स विच बिजनेस बॉट फॉर लॉन्ग टर्म, ये तो नहीं है। कैश इन्वेस्टेड बाय ऑनर, और आइटम्स दैट टर्न इनटू कैश इन नियर फ्यूचर, तो कौन सा कैश इन्वेस्टेड बाय ऑनर? ये जी 27 नहीं किया, ये था। अच्छा ये ना हमने पोस्टिंग रूल्स पढ़े थे, उसके अंदर ये बताया गया था। जैसे सेल की एंट्री क्या होती है?
अकाउंट रिसीवेबल टू सेल्स। अब ये जो जाएगा, ये जाएगा रिसीवेबल लेजर के अंदर और ये जाएगा जर्नल लेजर के अंदर। टोटल लेजर ही 3 है, रिसीवेबल लेजर, पेएबल और अगर कस्टमर या सप्लायर की बात होगी वो जाएगा रिसीवेबल और पेएबल में। कैश के और कैश और बैंक के अलावा बाकी जिस चीज का भी नाम करे, परचेज, सेल्स, रेंट एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, सारे जर्नल लेजर, वो भी जर्नल लेजर, वो भी जर्नल लेजर। हाँ जी, सिर्फ कैश आ जाए, बैंक आ जाए, रिसीवेबल कोई आ जाए या पेएबल आ जाए, बाकी सब कुछ जर्नल लेजर। तो कैश तो डेबिट हो गया ना, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो गया, तो एक रिसीवेबल लेजर हो गया और एक कैश बुक हो गई, जनरल लेजर तो ना हुआ ना इसमें। हाँ जी, ये एक इंटरेस्टिंग चीज आ गई। इफ द एसेट्स ऑफ अ बिजनेस इज 3 मिलियन एंड लायबिलिटीज इज 1.2 मिलियन, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इक्विटी? एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटी। वो कहते हैं एसेट किसके बराबर है? 3.2 इज इक्वल टू इक्विटी फाइंड करना है, ये तो जाकर माइनस हो जाएगा, तो कितना? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैनेजमेंट, लैंडर, शेयर होल्डर या टैक्स एजेंसी? मैनेजमेंट। और मोस्ट ऑफ द केसेस ये कौन होते हैं? डायरेक्टर। क्रेडिट नोट इज इशूड व्हेन सप्लायर इशूड गुड्स, व्हेन कस्टमर रिटर्न गुड्स, supplier dispatch goods, when the customer accept goods, say return, which does not reduce the owner's capital, which does not reduce, मतलब जिसने कैपिटल को कुछ नहीं करना। पर्सनल एक्सपेंसेस पेड बाय बिजनेस अकाउंट, पर्सनल एक्सपेंसेस पेड बाय बिजनेस अकाउंट, एंट्री बताओ। ड्राइंग्स टू कैश, तो ड्राइंग्स ने तो कैपिटल में से माइनस होना है, ये नहीं है। कैश विदड्रॉ फ्रॉम बिजनेस बैंक अकाउंट फॉर पर्सनल यूज, ये भी ड्राइंग्स है। गुड्स टेकन फ्रॉम इन्वेंट्री फॉर पर्सनल यूज, ये भी ड्राइंग्स है। बिजनेस एक्सपेंस पेड, यूज अ पर्सनल चेक, यूज अ बिजनेस, ये तो आपका कैपिटल बड़ा है, बल्कि चेंज नहीं आएगा। मतलब कैसे? आपने एक्सपेंस पे किया, एक्सपेंस डेबिट, और कहां से पे किया? आपको पता है बिजनेस का कोई खर्चा ओनर पे कर दे तो एक्सपेंस टू, जैसे रेंट पे कर दिया, रेंट तो डेबिट होगा, कैपिटल क्रेडिट होगा, पता है ना। बिजनेस का कोई भी काम ओनर कर दे वो कैपिटल है। अब एक्सपेंस की वजह से मेरा कैपिटल कम हो जाएगा और कैपिटल क्रेडिट होने की वजह से मेरा कैपिटल, तो एक्सपेंस में माइनस, सॉरी कैपिटल में माइनस भी हो रहा है, कैपिटल में प्लस भी होगा, तो नो नॉट रिड्यूस या कोई चेंज नहीं आएगा कैपिटल के अंदर। Which of the following is an asset account? Rent payable, unearned income, prepaid expense, rent receivable। पेपर में बस थोड़ी अंग्रेजी ज्यादा लिखी होगी, सवाल यही है, अंग्रेजी ज्यादा लिखी होगी। वो पहले स्टोरी सुनाएगा फिर आपको जवाब देगा। नींद आ रही है? नहीं? अच्छा, वो आपके, मैंने आपको कितनी दफा कहा था हार्ड फॉर्म में ले, तब भी मजा आता। हार्ड फॉर्म के बगैर ना आपकी आंखें थक जाती। हार्ड फॉर्म में ये जरूरी थी। अब तो आप कहते होंगे कि पैसे तो आपने खा लिए होंगे ना, कोई नहीं। एक्सपेंडिचर दैट इज मेड टू रिक्वायर्ड या इंप्रूव्ड लॉन्ग टर्म एसेट, एक्सपेंडिचर दैट इज मेड to required या improved long term asset that are used by the business can be classified as capital expenditure. Which statement is correct? Business transaction is a business started without investment. कहता business transaction definition लिखी, business has a purchase order for 300,000 which will be delivered in a week. कहता इसमें कौन सी business transaction है, कौन सी नहीं? Business started without any investment, बिजनेस शुरू हो गया, कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं की, वैसे हुआ कैसे होगा? कुछ ना कुछ तो, या तो उधार लेकर किया है तो फिर भी कुछ ना कुछ तो किया होगा। लेकिन बिजनेस हैज अ परचेज ऑर्डर ऑफ दिस व्हिच विल बी डिलीवर इन अ वीक, ये तो बिजनेस ट्रांजैक्शन है ही नहीं, क्योंकि अभी तो दोनों बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं।
बेस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, लो जी, ये तो आपको वो डेफिनेशन नजर आ रही होगी। क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, मैनेजमेंट, कैलकुलेट डिविडेंड या रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अल्फा नहीं सही नजर आ रहा। Payable and purchases are recorded on their cost also if they availed cash discount. This concept is called accrual, prudence, reliability, consistency. कहता है purchase, payable and purchases are recorded on their cost also if they availed, वो कहते हैं परचेज और पेबल, हमें पता है सेल्स को हम किस पे रिकॉर्ड करते हैं, रिड्यूस अमाउंट से, परचेज और पेबल को हम फुल अमाउंट से। तो उसके पीछे किसका हाथ है, प्रूडेंस का। प्रूडेंस कंसेप्ट कहता है एसेट्स और इनकम ओवरस्टेट ना करो, एक्सपेंस और लायबिलिटी, तो ये एक्सपेंस और लायबिलिटी। एसेट्स आर इंक्रीज्ड बाय, बहुत ही प्यारा सवाल, और इसका हल एक सवाल आता है पेपर का, पेपर में इस तरह से, चलो 2 नंबर तो पक्के करें, बाकी 48 की जंग रह जाएगी। Assets are increased by 27 million and liabilities are decreased by 12 million. Equity will increased by या decreased by? ऐसे सवाल करने के लिए वैसे तो जो माशाल्लाह थोड़े से इंटेलिजेंट है वो तो इसको जज करके भी कर जाते हैं, इनको मेरे जैसे भी तो बहुत सारे बैठे होते हैं, उनके लिए मैं एक तरीकाकार बताता हूं ऐसे सवाल हल करने का। जब वो कहता है ना ये इतना इंक्रीज हुआ, डिक्रीज, बताओ दूसरे पे क्या फर्क पड़ा, तीन ही तो चीजें, एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी प्लस, ओके। पहले एक खुद से अज्यूम, वो इधर सवाल के ना करने का तरीका सीखना है। ऐसे सवाल में सबसे पहले एक खुद से इक्वेशन डेवलप करें। मतलब मैं यहां पर लिख देता हूं 200 इज इक्वल टू, यहां पर लिख देता हूं 150 प्लस 50, डन। अब जिसको वो चेंज कर रहा है उसको आप भी चेंज कर दें, जितना चेंज कर रहा है। जरा देखें क्या कहती है, एसेट को 27 से बढ़ाना है, इसको कर दो 227, इक्विटी को अभी ना छेड़ो, लाइबिलिटी को कर दो 12 मिलियन कम, 50 से कितना हो गया 38। तो बताओ ये इसका डिफरेंस इधर आएगा ना, इसको इक्वेशन को फिल करना है ना, तो कितना आएगा यहाँ पे 227 माइनस 38, 227 माइनस 38 करेंगे ना 189, इक्वेशन पूरी हो गई, ये 227 के बराबर है। अब देखो पहले इक्विटी था 150, अब कितना हो गया, कितना बढ़ा 30, तो इक्विटी इंक्रीज बाय 39 इक्विटी, और वैसे भी 27 एसेट वाली साइड था, उधर वो माइनस हुआ था तो इधर आकर प्लस हो जाना था, क्योंकि इक्विटी तो फाइंड करना है, तो वो माइनस हुआ था तो अगर दूसरी साइड पर जाएंगे तो प्लस करेंगे। और अगर ये तरीका है पहले खुद से कोई इक्वेशन लिख लो जिसमें वो चेंज करता है, उसमें दोनों में चेंज करना है और दूसरे का आंसर फाइंड कर लेना है, तो पुराने के साथ कंपेयर कर जी। अब ना मैं कहता हूं आपसे भी पूछना शुरू कर दूं ताकि थोड़ा सा आपका भी इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। बैंक लोन टू कैपिटल एंट्री पास्ड व्हेन, ये बड़ा अच्छा है, बैंक लोन डेबिट कैपिटल क्रेडिट, कहते हैं ये कब एंट्री पास होगी, बैंक लोन डेबिट, बैंक लोन हमारा पे हो रहा है, कैपिटल हमारा बढ़ रहा है, इसका मतलब है ओनर ने बिजनेस का लोन पे कर दिया। जब लोन पे होगा चाहे कोई भी करे लोन डेबिट होगा, और अगर हम कैश देते तो कैश क्रेडिट, वो तो ओनर ने पे कर दिया तो कैपिटल क्रेडिट। कहते हैं ऑनर पेड हिज ऑन लोन, गलत, ऑनर पेड ऑफ हिज लोन फ्रॉम बिजनेस अकाउंट, ऑनर पेड ऑफ बिजनेस लोन फ्रॉम हिज पर्सनल अकाउंट, ये जवाब। वैसे इसकी एंट्री क्या होगी पहले की, इसकी एंट्री ही नहीं होगी, ये नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन है। वैसे आप पेपर में कर रहोगे अभी तो सारे मिलके बैठे हैं ना, तो वो मसला नहीं है। ये इसकी एंट्री होगी ड्रॉइंग्स टू कैश, ऑनर पेड ऑफ हिज लोन फ्रॉम बिजनेस अकाउंट, तो ड्रॉइंग्स टू कैश। फिर लिखा हुआ है
ऑनर पेड बिजनेस लोन फ्रॉम बिजनेस अकाउंट, इसकी क्या एंट्री पास होगी? लोन टू कैश, क्योंकि लोन पे हो गया, लोन डेबिट कैश क्रेडिट। विच स्टेटमेंट इज अप्रोप्रिएट? गुड्स डिस्पैच नोट अकंपनी द गुड्स, ये आप ये एज इट इज लाइन, कौन सा जो नोट या रसीद होती है जो गुड्स के साथ भेजते होते हैं? डिलीवरी नोट। सेलर इशू, सेलर सेल करने वाला, इशू क्रेडिट नोट शो दैट अमाउंट इज नो लॉन्गर ओव्ड, बिल्कुल सही है। उस वो कहता है ना, ये अगली लाइन लिखी हुई थी, आपको याद होगा कि भाई साहब सेल रिटर्न मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, अब मजीद कोई पैसे आपने हमें नहीं देने, ये उससे अगली लाइन लिखी हुई थी। अच्छा, आप लोगों ने तो ये किए हुए हैं, फिर भी आप लोगों की हवाइयां क्यों उड़ जाती? किसने सच सच बताया, किसने नहीं किए? इधर से मुझे हमेशा उम्मीद रहती है, माशाल्लाह ऐसे टैलेंटेड बंदे हो, किया करो यार, साथ साथ काम किया करो। अभी कितने, आज 1 जुलाई है, और कितना के इंतजार करना है? 3 दिन और जी। विच स्टेटमेंट इज अप्रोप्रिएट? पेटी कैश मस्ट बी मेंटेन्ड अंडर इम्प्रेस्ड सिस्टम। अब ना यही है, पहले क्योंकि ऑर्डिनरी सिस्टम मैंने, नॉन इम्प्रेस सिस्टम मैंने बताया था, वैसे ये पेटी कैश बुक कंटिन्यू टू रिकॉर्ड व्हेन इम्प्रेस लिमिट इज रीच्ड। कहता है पेटी कैश बुक कंटिन्यू टू रिकॉर्ड, जब उसकी नहीं, पहले वो रीइंबर्स होंगे। अच्छा, पेटी एक्सपेंस पेटी कैश में बुक में लिखा जाता है या कैश बुक में लिखा जाता है? दोनों में लिखा जाता है, क्योंकि पेटी कैश बुक में एज अ मेमोरेंडम कि मेरा इतना खर्चा हो गया, तो ओरिजिनल जो हमारी एंट्री होगी एक्सपेंस टू कैश, वो पेटी कैश में रिकॉर्ड नहीं होती, वो ओरिजिनल कैश बुक में रिकॉर्ड होती। डेबिट नोट इशूड, परचेज रिटर्न, पोस्टिंग मीन लेजर टू ट्रायल बैलेंस, बुक्स ऑफ प्राइमरी टू लेजर। वो पोस्टिंग का मतलब ये होता है ना, हाँ पूछे बेटर, पूछो। 42 का वो कहता है कि ये ऑप्शन ए ठीक है। 45 विच ऑफ दी, असल में ना कुछ लोग तो याद करके जाएंगे ना, याद करने का कोई फायदा नहीं है इसका। आपको समझ लग गई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगी तो कोई नहीं, अगली दफा सही, बस पक्का करके काउंटिंग जाने हम। Which of these two transactions would cause immediately change in equity? Delivery truck bought on credit, delivery truck डिलीवरी अकाउंट, वो कहता है कि इमीडिएट चेंज कौन सा लाएगा? ये तो नहीं लाएगा, ये तो व्हीकल डेबिट है, अकाउंट पेबल क्रेडिट है, इक्विटी के अंदर क्या चेंज आएगा? कोई भी नहीं। बोरोइंग फ्रॉम बैंक, बैंक से लोन लिया, बैंक डेबिट लोन क्रेडिट, बैंक डेबिट लोन क्रेडिट, क्या इससे इक्विटी में फर्क पड़ा? नहीं। रीपेमेंट ऑफ लोन फॉर पर्सनल कैश टू सेव इंटरेस्ट एक्सपेंस, हाँ जी, रीपेमेंट ऑफ लोन फ्रॉम पर्सनल कैश, क्या एंट्री पास होगी? रीपेमेंट ऑफ लोन फ्रॉम पर्सनल कैश, एंट्री तो बताओ। लोन टू कैपिटल, हो गया इफेक्ट डायरेक्ट। कहता है वैसे इनडायरेक्ट इफेक्ट क्या होता है? एक्सपेंस ने उसमें से जाकर प्लस माइनस होना है, इनकम के न्यूज के अंदर जाना है, लेकिन ये ड्राइंग्स है या जो कैपिटल है ये डायरेक्ट इफेक्ट रहता है, क्योंकि उस डायरेक्ट कैपिटल ने डेबिट या राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्री फ्रॉम कॉस्ट ऑफ सेल टू इट्स एनआरवी, ये भी करता है क्योंकि लॉस है, लेकिन इमीडिएट इफेक्ट कौन करता है? रीपेमेंट ऑफ लोन फ्रॉम पर्सनल कैश टू सेव, सी। अच्छा, 2 है तो फिर ये है, अगर दोनों का देखना है तो ये दोनों है, अगर एक है तो फिर which two of the following transaction will affect assets and liabilities of the business at the same time? एसेट के ऊपर भी फर्क पड़े, एंट्री पास कर दो। पहला, परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर ऑन क्रेडिट, क्या एंट्री पास करोगे? ऑफिस फर्नीचर डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट, हो गया दोनों फैक्टर। चलो जी, पहला जवाब तो मिल गया। क्रेडिट सेल्स ऑफ इन्वेंट्री, अकाउंट रिसीवेबल टू सेल, या लायबिलिटी नहीं है। तीसरा, रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम कस्टमर, कैश टू कस्टमर, यहां भी लायबिलिटी का जिक्र
रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन, लोन पे कर दिया, लोन डेबिट कैश क्रेडिट, एसेट भी है लायबिलिटी भी है। इरशाद समझ लग रही है? जब आप इन्वेंट्री राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्री फ्रॉम एनआरवी लॉस आ गया ना, एनआरवी लॉस से हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है और प्रॉफिट डायरेक्ट कैपिटल को अफेक्ट करता है। Which of the following is are correct? Credit entries decrease liability and increase income. सही बात है? Increase liability, increase income. Credit entry decrease expense and increase asset. Asset credit है ना, तो asset को कम करते हैं, दोनों ही गलत है। None is correct. वैसे हमारा दिल कर होता है उस वक्त ना कुछ तो ठीक लिख कर है, नॉन इज करेक्ट का ना दिल बहुत काम करता है। बंदे का दिल कहता है कि चलो ये व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेट एसेट्स एंड टोटल एसेट्स? जो टोटल एसेट्स होते हैं वो होता है इक्विटी प्लस लायबिलिटी, और जो नेट एसेट होते हैं वो एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज होता है। नेट एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी और टोटल एसेट्स इक्विटी प्लस लायबिलिटी, क्योंकि एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटी, और नेट एसेट्स या तो ऐसा लिखो टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज या इक्विटी, सिंपल इक्विटी। व्हाट आर द जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल इन पाकिस्तान? आईएफआरएस, कंपनी एक्ट, दोनों पाकिस्तान के अंदर ये दोनों है। सन रिसीव्ड मनी 1 million फ्रॉम हिज फादर, इज दिस इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन? इट इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। वैसे अब्बा जी ने 10 लाख दे कैसे दिया? इक्विटी हाँ इज अ रेजिडुअल इंटरेस्ट इन द एसेट्स आफ्टर डिडक्टिंग करंट लायबिलिटीज। क्या ये बात ठीक है? क्या लिखा हुआ था उसका? क्या? ऑल ऑफ लायबिलिटीज, क्योंकि इक्विटी की डेफिनेशन क्या है? एसेट्स में से सारी लायबिलिटीज, और इट इज क्लेम अगेंस्ट एंटिटी या एसेट्स? इक्विटी इज क्लेम अगेंस्ट एंटिटी या टोटल लायबिलिटीज? एसेट्स। पहली बात, इट इज अ रेजिडुअल इंटरेस्ट ऑफ एसेट्स आफ्टर डिडक्टिंग ऑल लायबिलिटीज एंड इट क्लेम अगेंस्ट द एंटिटी। ये किसके अगेंस्ट क्लेम होता है? एंटिटी के अगेंस्ट। इट इज अ करेक्ट डेफिनेशन ऑफ इक्विटी। हाँ जी, क्या हुआ? अच्छा इधर इसका करंट लिखा हुआ, इट इज नॉट करेक्ट। इंक्रीज इन लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन कैपिटल, लायबिलिटी भी बढ़ रही है, कैपिटल भी बढ़ रहा है, दोनों बढ़ रहे हैं, तो एसेट मेरे बढ़ जाएंगे। वो भला क्यों? क्योंकि एसेट बराबर होता है इक्विटी प्लस लायबिलिटी। वो अकाउंटिंग इक्वेशन को भी साथ रखना है और जर्नल एंट्री को भी साथ रखना है। वो कहता है इक्विटी भी बढ़ गया, लायबिलिटी भी बढ़ गई, ये दोनों बढ़ रहे हैं, तो अल्टीमेटली एसेट मेरे बढ़ जाएंगे। और मैं कहता हूं कि वहां पर जब आप पेपर करोगे ना, पहले 3 चैप्टर का पेपर शुरू होगा, खत्म होने का नाम नहीं लेगा। मतलब इतने पेपर में सवाल आते हैं, भरा पड़ा होता है पेपर, तो इसलिए इसको थोड़ा पहले 3 चैप्टर में से मिनिमम 30 मार्क्स का पेपर आता है। मैं से 25 मैं कहता हूं कि ज्यादा ना हो जाए, लेकिन 30 मार्क्स का पेपर आता है और 20 नंबर का फाइनल अकाउंट का आता है। लेकिन वहां पर ना तो अंग्रेजी पढ़ने में थोड़ा सा मसला आता है, इसलिए हम सिक्योरिटी के लिए बाकी 50 नंबर करते हैं। अगर हम पहले 3 चैप्टर और फाइनल अकाउंट कर लेते तो पास हो जाना था, लेकिन सिक्योरिटी पर्पस जरूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैव द सेम नेचर? किसकी सेम नेचर है? एसेट लायबिलिटी? गलत। कैपिटल लायबिलिटी? ये सही लग रहा है, क्योंकि दोनों एक ही खेत की मूली है। चलो जी, थोड़ा सा आ गया आपका टेस्ट न्यूमेरिकल। द एसेट वाज परचेज्ड 1 million, एसेट आपने खरीदा 1 million का। ये सवाल मेरे ख्याल में है हमारी एंड डाउन पेमेंट 2 लाख डाउन, ये सवाल बुक का ही है। एंड बिल एक्सेप्टेड, जब लिखो ना बिल एक्सेप्टेड मतलब वो उधार है, मतलब रसीद बनाकर दे दी 8 लाख।
आपने जब एसेट खरीदा तो एंट्री क्या पास की होगी, एसेट डेबिट 1 मिलियन का, ठीक है, और आपने कैश क्रेडिट किया होगा 2 लाख से और पेएबल क्रेडिट किया होगा 8 लाख से। ये काम हमने किया है, ठीक है। कहते हैं व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन टोटल एसेट्स एंड टोटल लायबिलिटीज। पहले टोटल एसेट्स 1 मिलियन के हमारे एसेट बढ़ गए और 2 लाख से कम हो गए, ऐसा है। इसका मतलब है ओवरऑल नेट करें तो टोटल एसेट 8 लाख से बढ़ गए और मेरी लायबिलिटी भी कितने से बढ़ गई, 8 लाख से। इसका मतलब है हमारे टोटल एसेट भी 8 लाख से बढ़ गए, हमारी लायबिलिटी भी 8 लाख से बढ़ गई। तो इंक्रीज बीटा नहीं, डेल्टा, इंक्रीज इन और इंक्रीज। डोनर कंट्रीब्यूशन is personal call to the business, increase in asset, increase in liability, increase in asset, increase in honor equity। और घर की गाड़ी बिजनेस में चली गई तो व्हीकल डेबिट कैपिटल क्रेडिट, व्हीकल आ गया डेबिट कैपिटल क्रेडिट। Which of the following is a business transaction? Electricity bill paid off owner house। है कहां से पे किया ये नहीं लिखा हुआ, लेकिन उसने कहा कि बिजनेस ट्रांजैक्शन है या नहीं। अगर बिल हमने पे किया ओनर का तो फिर तो है। वेजेस बीइंग पेड बाय कैश, ये भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है। हायरिंग ऑफ सेल्समैन फॉर बिजनेस, ये नहीं है। सिलेक्शन ऑफ अ बेटर क्वालिटी मटेरियल फॉर बिजनेस, ये भी नहीं है। इसका मतलब है ये ना उसने अपना खुद ही पे किया है, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन फिर सिर्फ ये है, क्योंकि लास्ट वाले तो 2 है ही नहीं और ये जो बी है ये कंफर्म है, तो ऊपर वाले में शक है, तो इसलिए हमने बी का आंसर दे दिया। 57 if we pay our supplier by bank overdraft, ये इंटरेस्टिंग चीज है। सप्लायर को पे किया ओवरड्राफ्ट से, लायबिलिटी कम भी हुई ज्यादा भी हुई। ओवरड्राफ्ट से पे किया लायबिलिटी बढ़ गई, सप्लायर को पे किया लायबिलिटी कम हो गई, तो क्या हुआ, डिक्रीज इन डिक्रीज इन लायबिलिटी और इंक्रीज इन लायबिलिटी। कौन सा बना, 4 ओके चल रहा है। हाँ अली पूछ लिया करें, क्योंकि मेन पर्पज ही हमारे इकट्ठे होने का यही है। और पहले 3 चैप्टर्स को हमने हर तरह से, उसका बुक पहले नंबर पे, वैसे उसके टेस्ट भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, ग्रुप में ना भी किया तो वैसे जो मैंने खुद सेट किए हुए वो मैं कर दूंगा, और इसकी असाइनमेंट भी कर ले। तो मेरे ख्याल में इतनी प्रैक्टिस काफी है अगर किसी ने जाती तौर पे ये प्रैक्टिस कर ली है। विच इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट, ये तो बिजनेस ट्रांजैक्शन है। अपॉइंटमेंट ऑफ वर्कर एट दिस पर मंथ, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, क्योंकि अभी उसको रखा है जॉब पे, पे ही किया कुछ। अच्छा मैंने जॉब पे बंदा रखा, उसकी एंट्री क्या पास करूंगा, अभी जॉब तो रखा है, और जब काम तो कर ले, तो टाइम गुजारे, सैलरी पे करूं, तब सैलरी टू कैश होगा। पेमेंट टू सप्लायर, ये तो वेजेस, बाकी दोनों बिजनेस। परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश, कहता है टोटल एसेट बढ़ जाएंगे। अच्छा परचेज ऑफ मशीनरी टू कैश, टोटल एसेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे लग रहा है मशीनरी आ गई है तो कैश भी तो गया। नॉन करंट एसेट बढ़े हैं, टोटल एसेट कहता है डिक्रीज इन टोटल एसेट्स, इंक्रीज इन एसेट्स एंड लायबिलिटी, कीप टोटल एसेट्स अनचेंज। लेकिन पेपर में हम ये नहीं लिख कर आते, पता नहीं क्यों, वहां पर इंक्रीज इन एसेट ही ज्यादा प्यारा लग रहा होता, लेकिन इसका आंसर है कि टोटल एसेट चेंज नहीं होंगे। इन्वेस्टमेंट ऑफ कैश इनटू बिजनेस रिजल्ट इन इंक्रीज इन कैश एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन कैश, इंक्रीज इन सर्विस रेंडर्ड फॉर कैश विल रिजल्ट। सर्विस रेंडर्ड का मतलब है इनकम कमाई है, कैश भी बढ़ जाएगा और इनकम भी बढ़ जाएगी। इंक्रीज इन कैश, डिक्रीज इन कैपिटल, गलत, इंक्रीज इन कैश एंड इंक्रीज इन फीस अर्नड, यही बने। Which of the following explain
वाई लेंडर इंटरेस्टेड, ये वो बात आ गई, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों यूज करते हैं, कहता है लेंडर क्यों इस्तेमाल करते हैं, लेंडर जो उधार देते हैं उन बेचारों को दो ही चीजें करती है। अच्छा प्रॉफिट कौन देखता है, एम्प्लॉई, प्रॉफिट एम्प्लॉय देखते हैं, शेयर होल्डर नहीं देखता, एम्प्लॉय देखता है वो भी, लेकिन मेन एम्प्लॉय। लेंडर नीड इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये कौन देखता है, एम्प्लॉय। ये हमारी बुक में लिखा हुआ है, बाकी हमें क्या पता था। लेंडर नीड इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस, ये भी एम्प्लॉय। लेंडर वांट्स टू असेस एंटिटी कैपेसिटी टू पे इंटरेस्ट, 63 which of the following best describe a liability, someone who owes money to the business for goods purchased on credit, क्या ये डेफिनेशन नहीं है लायबिलिटी की, चलो देखते हैं। A transaction to purchase goods to be paid for immediate payment, an amount owed by the business, all of these। अच्छा ऊपर वाली डेफिनेशन, someone who owes money या business who owes to someone, ये एज इट इज एक लाइन लिखी हुई है हमारी बुक के अंदर, ठीक है। समवन हु ओव्स मनी, अगर वो मकरूज है तो इसका मतलब है वो तो कंपनी के लिए रिसीवेबल हुए ना। बिजनेस ओव्स टू समवन, बिजनेस ओव्स टू समवन लायबिलिटी होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अ लायबिलिटी, ये तो हो गया। इनकम अराइजेस फ्रॉम इंक्रीज इन एसेट्स, decrease in liability resulting in increase in equity other than contribution from owner, which two of the following would be considered as business transaction। लो जनाब दो ढूंढनी है business transaction। business paid bill of the previous year, owner received the bill of the owner residence, owner paid the bill of the owner residence from personal cash, business received bill of office premises which will be paid in the next year, ये भी है। वो बिल मिल गया तो एंट्री नहीं पास करनी, बिल डेबिट, अक्रूड बिल क्रेडिट, अगले साल पे करना है, लेकिन बिल तो मिल गया है ना। तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट यही तो कहता है हमें कि मिल जाए तो आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड करना। चले जी परेशान नहीं होना। कितने टोटल सवाल है इसके, 232 है बस। हाँ जी क्या हुआ, क्यों, वो नहीं 70 नहीं, ये तो इससे तो तुम्हारे इतने दिन लग जाए। हाँ ऐसा है कि अगर 210 है ना, 232 है ना, तो आधे आज आधे कल, इस तरह पॉसिबल है, ठीक है। तो आधे आधे हो जाएंगे ना, तो फिर हो सकता है फिर बाद में ना कल आप खुद करके आना ना आधे अगले आधे, तो जो आपके नहीं होंगे वो मैं करवा दूंगा। अब आपने किए नहीं तो फिर मुझे मजबूरन सारे पढ़ने पड़ रहे। अगर आप करके आते तो फिर इससे ये होता कि आप मुझे बता देते कि सर यही है मुझे करवा दे, तो मैं करवा देता, टाइम हमारा सेव हो जाता। और इसको मैं इसलिए सीरियस ले रहा हूं क्योंकि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सीरियस है। Which two of the following would be considered as business transaction? बैंक set the limit of बैंक overdraft, क्या ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है? नहीं, लिमिट सेट किया है कि भाई मैं आपको 10 लाख तक ओवरड्राफ्ट दे सकता हूं, 10 मिलियन तक, लेकिन ये बिजनेस ट्रांजैक्शन थोड़ी है। इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट, चार्ज उसने चार्ज कर दिया है तो इंटरेस्ट डेबिट, अगर पे कर दिया तो कैश क्रेडिट, और अगर नहीं किया तो इंटरेस्ट पेएबल। तो ओनली 2 इज करेक्ट। Which two of the following are not part of the complete set of financial statement? C or D? Which two of the following are not part of the complete set of financial statement? इसमें भी C और D है। फिर वही सवाल, अच्छा ये इंपॉर्टेंट सवाल आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा हम ना वो बुक भी खोल के बैठे क्योंकि उसकी ना चीजें साथ साथ वेरीफाई करते जाएंगे। अब बिजनेस कमेंस विद कैपिटल इन कैश 150,000, इन्वेंट्री ऑफ, ये अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं आप एसेट माइनस लायबिलिटी को इक्विटी में ना इफेक्ट लिख कर बताएं और टोटल करके बताएं।
हाँ जी, आपने कैश, तो हम अकाउंटिंग इक्वेशन साथ साथ बनाए। उसने कौन सी अकाउंटिंग इक्वेशन लिखी है? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू, तो पहले वो क्या कह रहा है? 1.5 लाख से आपने बिजनेस शुरू किया, तो 150,000 एसेट में ऐड हो जाएगा और 150,000 इक्विटी में ऐड हो जाएगा। गॉट इट? फिर कहता है इन्वेंट्री ऑफ 100,000 वाज परचेज्ड फॉर कैश एंड हाफ ऑफ द इन्वेंट्री वाज सोल्ड एट मार्कअप 20% ऑन क्रेडिट। पहले जल्दी से 1 लाख की इन्वेंट्री खरीदी है, 50,000 वाली बेची है। अच्छा, हमने इसके 2 तरीके पढ़े थे, मैं आपको दोनों तरीकों से वेरीफाई करवाता हूं। आपने टोटल कितना स्टॉक खरीदा? 1 लाख का। 1 लाख स्टॉक में ऐड और माइनस 1 लाख, ये क्या हुआ भला? बस स्टॉक टू कैश। ठीक है, इसमें से 50,000 वाली इन्वेंट्री बेची है, कितने की? 20% ऑन क्रेडिट। तो जल्दी से आप पहले मार्कअप है, 50,000 वाली इन्वेंट्री किस पे बेची होगी? कॉस्ट है, तो कॉस्ट को कॉस्ट पे डिवाइड कर देंगे और सेल से कितने की? 60,000। तो जनाब इसमें से 50,000 माइनस होगा इन्वेंट्री का, प्लस होगा अकाउंट रिसीवेबल, और 10,000 का प्रॉफिट किधर चला जाएगा? इक्विटी के अंदर। ये बात समझ लगी? दोबारा सुन ले, 50,000 वाली इन्वेंट्री बेची तो स्टॉक में से 50,000 कम हो गया, पैसे कितने आएंगे या रिसीवेबल कितने बढ़ेगा? 60,000 का। जो नेट प्रॉफिट या लॉस होगा वो इक्विटी में एडजस्ट करते हैं। फिर वो कहता है फर्नीचर 40,000 वाज परचेज्ड ऑन क्रेडिट। 40,000 का फर्नीचर आपने खरीदा, इसमें प्लस, और लायबिलिटी भी इधर लिखी हुई है, लायबिलिटी में प्लस होगा, वैसे माइनस साइन ये वाला आ रहा है। कहता है इफेक्ट बताएं, तो पहले तो इसका इफेक्ट लिखे ना, इसका टोटल करें जरा पूरा। माइनस 40,000 इज इक्वल टू 160,000। हो गया अकाउंटिंग इक्वेशन पूरी। अब ढूंढो जवाब अपना। 2 लाख माइनस 40,000 इज इक्वल टू 1,60,000। फिर हाँ जी जनाब, बीटा अब दूसरे तरीके से करें। दूसरा तरीका हमें यह कहता है कि आपने एंट्री पास करनी है, एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। हाँ जी, पहले तो कैश टू कैपिटल 150,000, कैश टू कैपिटल 150,000। फिर स्टॉक खरीदा, परचेजेस टू कैश, परचेजेस हमारा एक्सपेंस होता है, और कैश हो गया परचेजेस टू कैश। फिर सेल की 50,000 वाली इन्वेंट्री 70,000 की या 60,000, तो उसकी सिर्फ एंट्री पास करें कैश टू सेल बस। इस केस में उसकी दूसरी एंट्री पास कैश डेबिट 60,000 से, सेल क्रेडिट 60,000 से। फिर आपने 40,000 का फर्नीचर खरीदा, ठीक होगी बात? लो जी, अब टोटल कर लें इसका। 50,000 माइनस 1 लाख प्लस 60,000, फिर एक, ये तो मुझे पूरा लगता है 1 लाख आ रहा है, 150 आ रहा है, क्योंकि 1 लाख से 1 लाख कैंसिल। 150,000 माइनस 40,000 इज इक्वल टू 110, यही आ रहा है। तो मिला? ओके। हाँ, ये पेपर में ये आंसर एक ही मिलेगा आपको, दोनों मिलकर तो वो खुशकिस्मत। हाँ, तो पहले वाला आंसर ज्यादा रिलायबल है और दूसरे वाला भी रिलायबल है। सॉल्यूशन अगर एक गिवन है तो फिर तो ये होगा ना, अगर ये नहीं गिवन तो दूसरा गिवन होगा।
और अगर दोनों गिवन है तो फिर पहला बेस्ट है, उधर पहला नहीं, जो हल करोगे जिसको स्टॉक में। हाँ जी, वो कहता है अकाउंटिंग पीरियड में एसेट इंक्रीज हो गया 7 मिलियन से, ऑनर इक्विटी डिक्रीज हो गई 3 मिलियन से। बताओ लायबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, एक में प्लस है दूसरे में माइनस है, वो इधर आकर प्लस हो जाएगा तो 10 मिलियन से बढ़ जाएगा, या वैसे वो लेट कर लेना, वो आपकी अपनी मर्जी। लायबिलिटी इज क्लासिफाइड एज करंट लायबिलिटी। अच्छा ये ना इसके साथ देख लो, ये चैप्टर नंबर 9 है हमारा, ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है ना ये चैप्टर नंबर 9 में लिखी हुई है, ठीक है, तो वहां पर पढ़ेंगे जाकर, क्योंकि ऐसे मैं आपको यहां पर तंग करूं, वो मुझे याद दिला दिए, इसको ना लिख लेना, चैप्टर नंबर 9। जब हम चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे ना, फाइनल अकाउंट की थ्योरी नहीं पढ़ी ना अभी तक, तो जब थ्योरी पढ़ेंगे ना तो तब आपने मुझे बताना है। वैसे अगर जवाब लिखना है तो इसका जवाब पहला ही है, विद इन 1 year आर नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज लॉन्गर नॉट विच एवर इज शॉर्टर, यानी साल के अंदर ये दोनों नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल और एक साल, इन दोनों में से जो विद इन 1 year और नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में जो ज्यादा टाइम आ रहा होता है ना वो, लेकिन होता ये विद इन 1 year ही है, तो इसकी ऑप्शन ए ठीक है, बट फिर भी वहां पर जाकर हम इसको डिटेल में पढ़ना है। विद इन 1 year और नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल तो ये है ही ना, ये तो इसकी मेन डेफिनेशन है, और विच वन इज लॉन्गर ये भी गलती करवा जाता है क्योंकि करंट लायबिलिटी में लगता है शॉर्टर आए, ये एक साल के अंदर दोनों चीजें बात कर रहे हैं। Which of the following statements is correct? Director of the company are personally liable for any losses of the company. A sole trader business is owned by shareholder and operated by the proprietor. Partners are liable for losses in a partnership equally regardless of their profit sharing ratio. A company is run by director on behalf of the shareholder. ये बात ठीक है, बाकी तो बातें सारी गलत है, ये तो I2B में भी आपने पढ़ा होगा। Which of the following statements are correct? जब मैं I2B का नाम लेता हूँ ऐसा लगता है जैसे आपने पढ़ा ही नहीं वहां जाकर, ये वहां पर तुक्के मारे। Directors are responsible for preparation of financial statement of the company for public disclosure. बिल्कुल ठीक है, डायरेक्टर और मैनेजमेंट एक ही तो चीज है। पार्टनर आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर पब्लिक डिस्क्लोजर, नहीं, क्योंकि सिर्फ कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बाकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो चाहे तो ठीक है वरना जरूरी, हाँ लेकिन वो फॉलो करेंगे रूल्स, अकाउंटिंग रूल्स उन्होंने भी फॉलो करने। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड आर इशूड बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। An item can be converted easily into cash in which section of the financial position, कहता है जो चीज जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाती है उसे क्या बोलते हैं, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। अगर कुछ नहीं दोनों में दोनों लिखे हैं तो करंट एसेट्स और करंट, क्योंकि ये एसेट लायबिलिटी कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, लायबिलिटी सेट ऑफ होती है क्योंकि वो पे होती है। A liability is classified current liability if it is within 1 year, normal operating cycle, income arises from increase in asset, decrease in liability resulting in increase in equity other than contribution from owner। इसका ना सी भी आंसर साथ ही है शायद, ये यहां तक आंसर है, आगे ना अगली ऑप्शन है ये यहां तक इसका आंसर, क्योंकि इसकी डी ऑप्शन मिसिंग है जी। नेट एसेट्स एसेट माइनस लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस वुड बी चेंज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ, कहता है नेट एसेट्स कब चेंज होते हैं, नेट एसेट इक्विटी को कहते हैं, जो इक्विटी को चेंज करेगा वो नेट एसेट को चेंज करेगा। पहला नॉन करंट एसेट्स बीइंग परचेज्ड ऑन कैश, ये नहीं चेंज करेगा नेट एसेट्स को, भला क्यों, क्योंकि एसेट में प्लस भी होगा, तो जब नेट एसेट कहे ना आप देखें इक्विटी में फर्क पड़ता है, इन दोनों से इक्विटी में फर्क इंपोर्टेंट सवाल है क्योंकि वहां पर बंदा ना एसेट ही देखता रह जाता है। सप्लायर बैलेंस बीइंग पेड इन चेक, क्या एंट्री पास होगी पता, सप्लायर टू बैंक,
सप्लायर टू वेजेस पेइंग बीइंग इन कैश, ये वही सवाल है, एक दफा इक्विटी के नाम से आ गया, एक दफा नेट एसेट्स के नाम से। Which of the following statement is correct? डायरेक्ट वाला आ गया, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इशूड बाय स्टैंडर्ड बोर्ड। Who is the external users of financial statement? Shareholder, CEO, manager, creditor, creditors. What is the common characteristic of all the assets owned by a company? Intangible, long life, future economic benefit. क्या फाल्ट में है? फ्यूचर इकोनॉमिक। व्हाट कॉजेस ऑफ द डिक्रीज इन एसेट्स? कैश परचेजेस, परचेजेस टू कैश हो गया डिक्रीज, वैसे पेमेंट ऑफ एक्सपेंस भी है, ये दोनों से एसेट हमारे कम हो गए। व्हाट कॉज इंक्रीज इन एसेट्स एंड इक्विटी? बताएं किस वजह से एसेट भी बढ़ जाएंगे और जी एसेट का एंट्री पास परचेजेस टू कैश, कैश कम हो रहा है तो कैश की वजह से डिक्रीज हो रहा है, परचेज की वजह से नहीं, परचेज ओवर एक्सपेंस होता है। उसने कहा है व्हाट कॉज द डिक्रीज इन एसेट, तो आप एंट्री पास करें परचेजेस टू कैश, कैश हमारा कम तो हो रहा है, परचेज नहीं कैश की वजह से, परचेज हमारा एक्सपेंस है। What caused to increase in assets and equity? Introduction of fresh capital. उससे क्या होगा? कैश भी बढ़ेगा और कैपिटल भी बढ़ेगा। कंपाउंड एंट्री किसकी होगी जनाब? An entry involving more than 2 accounts. Accounting entry in which just one accounting is debit and other is credit. ये तो नहीं होगा, ये तो सिंपल है। An accounting entry in which there is more than one debit या more than one credit or more than one or both sides, ये चाहिए। Among these statement which one is incorrect? गलत कौन सी ढूंढनी है? डेबिट अकाउंट टाइटल आर लिस्टेड फर्स्ट, ये तो ठीक है, पहले डेबिट लिखते हैं। जर्नल एंट्री शो द इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस, ईच जर्नल एंट्री शुड बिगिन विद अ डेट। जर्नल एंट्रीज प्रोवाइड अकाउंट बैलेंसेस, अकाउंट बैलेंस लेजर बताता है, अकाउंट बैलेंस का मतलब है कैरी डाउन बताना, अकाउंट बैलेंस कौन बताता है? लेजर, जर्नल एंट्रीज नहीं बताती। द कन्वेंशन, concept, rules and procedures that together make up accepted accounting practices at any given are called GAAP, generally accepted accounting principles। पूरी दुनिया में भला कौन गैप उसे कहते हैं जिस मुल्क का जो एक्सेप्टेड रूल है उसे गैप बोला जाता है। मतलब जो इंडिया के अंदर होगा, जो उसके अंदर प्रिंसिपल एक्सेप्टेड होंगे ना, उन्हें भी गैप बोला जाएगा, लेकिन उनके प्रिंसिपल अपने होंगे, हर एक का अपना गैप है। पाकिस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर किसी भी जगह जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग उनके प्रिंसिपल हर किसी ने एक्सेप्ट कर लिए तो वो उसके लिए गैप है। डैश is an increase in economic benefit during the accounting period in the form of inflow, enhancement of assets, decrease in liability, thereby increase equity and net worth। इनकम की डेफिनेशन है इक्विटी की या एक्सपेंस की? इनकम की। बस उसने यहां से शुरू कर दिया तो यहां से पता चल गया। The correct accounting equation ढूंढो, assets plus liability is equal to equity। ऐसे कह रहे हो, गलत लिखी हुई है, assets minus liability is equal to equity। Which of the following have effect on both assets and on equity at the same time? ये सवाल देखो कितनी दफा रिपीट हो गया। Honor introduce some cash to the, which of the following case both transaction would decrease honor equity? Which of the following case both transaction would decrease honor equity को कम करेंगे? Purchase of an asset on credit and payment of liability। Purchase of an asset on credit, इसकी एंट्री क्या होती है? Purchase of asset, asset to account payable, ये तो इक्विटी को कुछ कह ही नहीं रहा, छोड़ दो। Purchase of asset and payment of expense, ये भी छोड़ दो।
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स टू ऑनर, ड्राइंग्स हो गई, एंड पेमेंट ऑफ एक्सपेंस, ये भी हम एक्सपेंस से भी हमारी लायबिलिटी इक्विटी कम होती है और ड्राइंग से भी इक्विटी कम होती है, लायबिलिटी पे करने से कुछ नहीं होता। Another name of capital is owner's equity, net assets, both A and B. Which of the following is business transaction? A person starts his business for 100,000 who has taken from his father. A purchase order is sent to the delivery of goods. Serif only one. Which of the following are correct? Bookkeeping is a broader term than accounting. Double entry bookkeeping is used to record dual aspect of transaction. Only two is correct. Double entry accounting system can be applied in cash basis, accrual basis. दोनों पे double entry तो दोनों की होती है. Which of the following is correct? Accounting is a broader term than bookkeeping. अब ठीक है. Bookkeeping and accounting are two different but interconnected functions. Both are. Which of the following is business transaction? Bank set a limit, bank overdraft, interest charged. फिर वो कहता है कौन सी दो ट्रांजैक्शन है जो कि बिजनेस ट्रांजैक्शन. A businessman purchased a vehicle of his private use. However, he also used it for coming to office. नहीं, आता जाता रहे ऑफिस पे, उसकी मर्जी है. फर्नीचर एंड फिक्सचर laying in the office were destroyed in fire. Furniture was owned by one of the partner and it was not in the use of business. तो नीचे वाली दोनों है. फिर bill of one of the firm partner are paid by the business. ड्राइंग होगी. The proprietor provide a generator to office. तो generator debit, capital credit. Drawings is the concept of business entity concept या separate legal entity concept. मैचिंग कॉन्सेप्ट किसके ऊपर अप्लाई होता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट इनकम और एक्सपेंस के ऊपर, कि इनकम मैच करनी चाहिए एक्सपेंसेस के साथ. एसेट और लायबिलिटी का कोई चक्कर है? Which one of the following statements is correct? All revenues are income, but all incomes are not revenue. सही है. All revenue are income. क्योंकि रेवेन्यू को इनकम कहते हैं, लेकिन हर इनकम रेवेन्यू नहीं होती, अदर इनकम भी तो होती है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इज आल्सो एक्सपेंस. गलत. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इज डिविडेंड या ड्राइंग्स, क्योंकि वो कहता है ये डिक्रीज करता है एसेट्स को, ये गलत लिखा हुआ है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इज नोन एज डिविडेंड या ड्राइंग्स, नॉट ट्रीटेड एज एक्सपेंस. तो ओनली वन इज. पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है ड्राइंग्स देना या डिविडेंड शेयर्स दे देना, डिविडेंड दे देना. मिस्टर ए, the owner of the business withdraw cash 100,000. What is the effect of this transaction? Decrease in capital, decrease in asset. ऐसा ही, क्योंकि ड्राइंग्स डेबिट, कैपिटल में से माइनस, और कैश क्रेडिट. Which one of the following is correct? Asset is an economic benefit controlled by an entity. Equity as the residual interest deducting current liabilities. Only one. Which of the following statements are correct? Credit entries decrease liability and increase income. गलत. Credit entry decrease expense and increase assets. ये भी गलत. Both are not correct. एक 116 करने यार, 232 है ना, या लगे जाए. Which two of the लगे रहेंगे तो हमारे दिन सेव हो जाएंगे. Which two of the following, वैसे आगे ना रिपीट होना शुरू हो गए तो इसलिए कोई मसला नहीं है. Which two of the following is following take interest in the financial statement. कौन से दो बंदे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्ट लेते हैं? इन्वेस्टर, रिलेटिव ऑफ द डायरेक्टर. रिलेटिव मतलब डायरेक्टर, वो तो रिलेटिव डायरेक्टर पर इंटरेस्ट लेंगे ना, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों लेंगे? जर्नलिस्ट. ऐसे कितने मजे के सवाल होते हैं, जरा ही डाउट ना हो, दुरूद शरीफ पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े. Which of the following entities will decrease owners equity? Owner equity कौन से करेंगे? दो.
पेमेंट ऑफ एक्सपेंस एंड पेमेंट ऑफ एसेट्स, दूसरा नहीं पहले वाला कर रहा है। पेमेंट ऑफ क्रेडिट ये भी हुई है ना, रीपेमेंट ऑफ लोन एंड पेमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑनर्स एंड प्रीपेड एक्सपेंस, रीपेमेंट ऑफ लोन एंड पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, ऑनर इक्विटी कम करनी है ना आपने, एसेट्स के लिए पेमेंट ऑफ एक्सपेंस और पेमेंट ऑफ एसेट्स, इससे तो दोनों से नहीं होगा। अच्छा उसने ये नहीं कहा टू, पेमेंट ऑफ एसेट्स ऑन क्रेडिट एंड पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, ये वही पुराना सवाल है, लिखा नहीं ठीक हुआ, इसको क्रॉस करें। Which two of the following will have effect of assets and liabilities? Purchase of assets on credit, क्या एंट्री होगी? Asset debit, payable credit, तो दोनों को इफेक्ट कर गया। Which two of the following will have effect on assets and liabilities at the same time? बिल्कुल वही, परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट, टू है ना, तो एक और भी ढूंढ लो, इधर भी ढूंढो पहले, पेमेंट ऑफ लोन इन कैश, रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ, सवाल तो वो अंग्रेजी थोड़ी बहुत चेंज करके ना करता, कहते हैं व्हाट विल डिफाइन बैलेंस शीट, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटिटी एट लास्ट डेट ऑफ द फाइनेंशियल, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटिटी ऑफ कंप्लीट ईयर, कंप्लीट ईयर की नहीं होती, कंप्लीट ईयर का मतलब होता है फॉर द ईयर, और बैलेंस शीट कौन सी होती है? एज एट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट ईयर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एंटिटी ऑफ द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ये पहला और आखिरी, अच्छा वो पहला है क्योंकि नीचे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटिटी एट द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल कैपिटलाइज द कॉस्ट ऑफ व्हीकल, इंजन को रिपेयर करवाया है नहीं, फिलिंग ऑफ पेट्रोल, रिप्लेसमेंट ऑफ टायर्स, रिप्लेसमेंट ऑफ, क्योंकि ये एक मेजर खर्चा है, वैसे ये आपका चैप्टर नंबर 6 में भी पढ़ा जाएगा, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। Which of the following is not the source document? सेल इनवॉइस, परचेज इनवॉइस, लेजर या बैंक स्टेटमेंट, देखिए सोर्स डॉक्यूमेंट कौन सा नहीं है इसमें? लेजर, क्योंकि सेल इनवॉइस भी सोर्स डॉक्यूमेंट है, परचेज इनवॉइस भी है, बैंक स्टेटमेंट भी है, कैश बुक। Maz returned goods to Saad which he bought on credit. How is this record in Saad's book? साद की बुक्स, ऐसा सवाल ढूंढने के लिए सिंपल ये देखें कि जिसकी बुक है ना, पहले उसके लिए देखें सेल रिटर्न है या परचेज रिटर्न है। माज रिटर्न गुड्स टू साद, माज ने चीजें वापस की, इसके उसके लिए क्या हो गया? सेल रिटर्न। दूसरे के लिए हो गया तो साद के लिए परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न की एंट्री बना ले, अकाउंट पेएबल डेबिट गुड्स, माज रिटर्न गुड्स टू साद, इसने चीजें वापस की, तो माज के लिए क्या होगा? नहीं पहले माज के लिए क्या होगा? हाँ परचेज रिटर्न, माजरत क्योंकि उसने चीजें खरीदी वापस की हैं, इसके लिए परचेज रिटर्न और इसके लिए सेल्स रिटर्न। तो सेल रिटर्न की एंट्री से बता दें, सेल्स रिटर्न डेबिट अकाउंट रिसीवेबल कौन सी बनती है? बीटा। फिर माज रिटर्न गोज टू साद ऑन क्रेडिट, माज की बुक्स में क्या आएगा? अब वो अकाउंट पेएबल टू परचेज रिटर्न, अकाउंट पेएबल टू डेल्टा। In which book of prime entity drawings is initially recorded? ड्राइंग्स किस में रिकॉर्ड होगी? जर्नल में, क्योंकि ड्राइंग्स का तो जर्नल ही बनता है ना। What is the entry of discount allowed? Discount allowed to account या revenue to account receivable. Discount received is recognized as reduction from purchase in journal ledger, journal expenses in profit or loss account, in purchase return journal, deduction in the purchase day book। हाँ जी, reduction from purchases, reduction from purchase, क्योंकि purchase day book में तो नहीं जाता वो, ना purchase day में जाएगा, ना purchase return के जर्नल में जाएगा, expense भी नहीं है। If we issue amount to
हाँ जी, आधे खत्म हो गए। चलो आपने ये आधे पहले रिवाइज करने तसल्ली से, और फिर अगले भी आधे करके आ, फिर कल मैं सिर्फ वो करवाऊंगा जो आपसे नहीं होंगे। ठीक है, अभी कॉस्ट ऑफ व्हीकल में कुछ एक्सपेंस ऐसे होते हैं कि हम जब एक्सपेंस होते हैं ना तो उसको अदर एक्सपेंस में लिख देते हैं। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो बड़े खर्चे हों जिससे उस एसेट की लाइफ बढ़ जाए या एफिशिएंसी बढ़ जाए, तो वो कैपिटलाइज कर देते हैं, जो लॉन्ग नेचर के हो। करवाऊं